आप सभी को सुप्रभात। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काव्य लक्षण। संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया है, जो निम्न है: शब्द और अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर और रस और ध्वनि के आधार पर। पहले में है शब्द और अर्थ के आधार पर, दूसरे में है शब्द के आधार पर और तीसरे में है रस और ध्वनि के आधार पर। शब्दार्थ के आधार पर हम देखते हैं। पहले आचार्य का नाम दिया हुआ और उनके काव्य लक्षण। तो भामा द्वारा ये कथन है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। रुद्रट का है ननु शब्दार्थो काव्यम, रुद्रट का है ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन का है काव्य शब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोः वर्तते। वामन का है काव्य शब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोः वर्तते। कुंतक का है शब्दार्थों सहितो वक्र, इसमें वक्र है। यहाँ पर भामा का जो है शब्दार्थों सहितो काव्यम, तो इनका शब्दार्थों सहितो काव्यम है, तो इनका है शब्दार्थों सहितो वक्र। कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विवाद कारिणी, कुंतक का है। मम्मट का है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। मम्मट का क्या है? तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्या क्वापि, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। वाग्भट का है साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुटरिति रसोपेतम काव्यम कुर्वित कीर्तये। वाग्भट का है साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुटरीति रसोपेतम काव्यम कुर्वित कीर्तये। आनंदवर्धन जी का है सहृदय हृदयाहलाद्वि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम। हृदयाहलादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम। आनंदवर्धन जी का काफ़ी लंबा वाक्य है, एक वाक्य। राजशेखर का है गुणवदलंकृत अंच वाक्यमेव काव्यम। राजशेखर का क्या है? गुणवदलंकृत अंच वाक्यमेव काव्यम। विद्याधर का है शब्दार्थ वपुरस्य शब्दार्थ वपुस्तावत काव्यम। क्षेमेंद्र का है काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदल कृति। क्षेमेंद्र का क्या है? काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलम कृति। अब देखते हैं शब्द के आधार पर आचार्य और उनके काव्य लक्षण। तो दंडी का है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, दंडी का है। जयदेव का है तिदोर्सा लक्षणवती शरीतिर्भूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिवार्क काव्य नाम वाक। निर्दोषा लक्षणवती सरितिर्गुण भूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिर्वाक्य काव्य नाम वाक। जगन्नाथ का है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, जगन्नाथ जी का है। रस और ध्वनि के आधार पर काव्य लक्षण। विश्वनाथ का है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये टीजीटी में पूछ चुका है एक बार। विश्वनाथ जी का काव्य लक्षण तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम। भोजराज का है निर्दोषम गुणवत् काव्यमलंकाररैरलंकृतम्। निर्दोषम गुणवत् काव्यमलंकाररैरलंकृतम्। रसान्वित कविः कुर्वन् कीर्तिः प्रीतिं च विदन्ति। रसान्वित कविः कुर्वन् कीर्तिप्रीतिं च विदन्ति। मध्यकालीन हिंदी कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। तो विश्वनाथ और भोजराज का हो गया। तो मध्यकाल हिंदी कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। केशवदास जी का है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बीनन बिराजहि कविता बनिता अमित। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बीनुन बिराजहि कविता बनिता अमित। श्रीपति जी का है यद्यपि दोष बिनु गौन सहित अलंकार सोलीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन
कविता बनिता छवि नहीं, रसबीन तदपि प्रवीण, श्रीपति जी का है। अब हम देखते हैं चिंतामणि जी का काव्य लक्षण क्या है। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ बारव कवित विबुध कहत सब कोई। चिंतामणि जी का है। कुलपति मिश्र का है दोष रहित और गुण सहित। कुलपति मिश्र जी का क्या है, दोष रहित और गुण सहित, कछुक अल्प अलंकार, सबद अर्थ जो कवित है ताको करो विचार। दोष रहित और गुण सहित, कछुक अल्प अलंकार, सबद अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। सूरति मिश्र जी का है सूरति मिश्र का है वर्णन मनरंजन जहाँ, वर्णन मनरंजन जहाँ, रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि जो जूतिहि, काव्य कहत सब कोई। कविदेव का है शब्द जीव तिहि अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। सोमनाथ का है सगुन पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध। सोमनाथ का क्या है, सगुन पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण जुत कवि कर्म जो, सो कवित कहे शुद्ध। भिखारीदास का है रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुरु स्वरूप और रंग, दूषण करे करु पता। अब देखते हैं आगे। आधुनिक युग के हिंदी आचार्यों व कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है यह, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। रामचंद्र शुक्ल जी का है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। रामचंद्र शुक्ल। काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी जी का कथन है यह। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का कथन। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी, प्रिय, रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। जयशंकर प्रसाद। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। महादेवी वर्मा जी का कथन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है।
सुमित्रानंदन पंत। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य हैं और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नगेंद्र। अब हम आगे देखते हैं। इंग्लिश वाला आप देख लीजिएगा ध्यान से, पोएट्री, एटीट्यूड, म्यूजिक। अब हम देखते हैं काव्य हेतु पढ़ते हैं अब हम लोग। हेतु शब्द का अर्थ है हेतुर्न कारणम। हेतुर्न कारणम अर्थात हेतु कारण को कहते हैं। अतः काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इनमें प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे कवित्व का बीज माना गया है। आचार्य भामह ने काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। गुरुपदेशादध्येतु शास्त्रम जड़धियो अपल्यम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। भामह का। अब देखते आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा सुदृढ़ अभ्यास को संयुक्त रूप से काव्य सृजन का हेतु माना है। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुर्निर्मलम अमंदाश्चाभियोगो अस्या कारणम काव्य संपदः। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने लोक, विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग स्वीकार किया है काव्य हेतु का। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि। यहाँ आचार्य वामन का लोक से तात्पर्य है लोक व्यवहार विद्या के अंतर्गत उन्होंने शब्द शास्त्र, अभिधान, कोश, छंद शास्त्र, कला, काम शास्त्र तथा दंड नीति को लिया है। स्पष्टतः विद्या से उनका अर्थ व्युत्पत्ति से है। प्रकीर्ण के अंतर्गत उन्होंने लक्षज्ञ, काव्य परिचय, अभियोग, काव्य रचना का उद्योग, वृद्ध सेवा, प्रतिभा और अवध चित्त की एकाग्रता को लिया है। वस्तुतः वामन जो है प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु मानते हैं। कवित्वस्य बीजम प्रतिभानं कवित्व बीजम। आचार्य रुद्रट ने शक्ति मतलब प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हुए कहा है काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है तथा इसके 2 भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा नैसर्गिक शक्ति है तथा उत्पाद्या व्युत्पत्ति शक्ति है। आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास को संयुक्त रूप में हेतु स्वीकार किया है। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र, काव्याद्य वैक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। जयदेव ने चंद्रालोक में कहा है श्रुत मतलब उत्पत्ति और अभ्यास, श्रुत और अभ्यास, उत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। पंडित राज जगन्नाथ ने व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु न मानकर प्रतिभा का हेतु स्वीकार किया है। उनका कहना है काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है। तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा। काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि है। प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ति है। भट्टतौत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। प्रज्ञानोन्मेषशालिनी प्रतिभा विदुः। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा है। प्रतिभा को
अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा है। प्रतिभा, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा, प्रज्ञा। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कार्ययित्री प्रतिभा, भावयित्री प्रतिभा। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा को कार्ययित्री प्रतिभा कहते हैं। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा को कार्ययित्री प्रतिभा तथा सहृदय का उपकार करने वाले को प्रतिभा को भावयित्री प्रतिभा कहते हैं। आचार्य वाग्भट ने लिखा है, प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि की स्फुरणशील सर्वतोमुखी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि की स्फुरणशील सर्वतोमुखी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ है बहुज्ञता या प्रगाढ़ पांडित्य। राजशेखर ने लिखा है, उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। उचितानुचित विवेक को व्युत्पत्ति है। अभ्यास। काव्य रचना के लिए निष्ठापूर्वक बार बार किए जाने वाले प्रयत्नों की खंड श्रृंखला ही अभ्यास है। राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करते रहने को अभ्यास कहते हैं। अब आगे देखते हैं काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है, अर्थ है कि काव्य रचना का उद्देश्य। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ। आचार्यों ने निम्नलिखित काव्य प्रयोजन बताए हैं। भरत मुनि और आचार्यों का नाम दिया हुआ है और काव्य प्रयोजन। तो भरत मुनि का काव्य प्रयोजन है धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धिवृद्धि, लोकोपदेश, दक्षता, चरम विश्रांति प्राप्ति। 8 काव्य प्रयोजन है भरत मुनि के अनुसार। धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धिवृद्धि, लोकोपदेश, दक्षता, चरम विश्रांति प्राप्ति। भामा का है 4 काव्य प्रयोजन। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। दूसरा है कीर्ति, तीसरा है सकल कला ज्ञान, चौथा है प्रीति। दंडी का है केवल एक लोक व्युत्पत्ति। दंडी का क्या है काव्य प्रयोजन? लोक व्युत्पत्ति। वामन का है कीर्ति प्रीति, कीर्ति प्रीति। वामन जी का है 2 है काव्य प्रयोजन, कीर्ति प्रीति। रुद्रट का 5 है धर्म, कीर्ति, अनर्थोपशम, अर्थ, सुख प्राप्ति। आनंदवर्धन का है विनयोन्मुखीकरण, दूसरा है प्रीति। कुंतक का है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, दूसरा है व्यवहार ज्ञान, तीसरा है परमाह्लाद। महिमभट्ट का है रसमय सदुपदेश, परमाहार्द। अभिनव गुप्त का है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जाया सम्मति उपदेश, तीसरा है परमानंद, चौथा है यश। भोज का है कीर्ति प्रीति। जैसे वामन का है उसी प्रकार से भोज का भी है, कीर्ति और प्रीति। मम्मट का है यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर क्षते मतलब अमंगल का नाश, सद्य पर निवृत्ति, तत्काल परमानंद की प्राप्ति। और छठवां है कांता सम्मित उपदेश। तो आचार्यों द्वारा काव्य प्रयोजन बताया गया। भरत मुनि, भामा, दंडी, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक, महिमभट्ट, अभिनवगुप्त, भोज, मम्मट। हिंदी के आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन निम्नलिखित है। जस संपत्ति आनंदति दुरित डारे सोई, होत कवित ते चतुरई जगत राम बस होई। कुलपति मिश्र का है रहत घर न वर धाम धन तरुअर सरवर कूप। रहत घर न वर धाम धन तरुअर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव रस रूप।
कीर्ति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देती, करय भलो उपदेश नित वह कवित चित चेती। सोमनाथ का है। एक लहै तब पूजन के, फल ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई। एक लहै बहु संपत्ति केशव भूषण ज्यों बरवीर बड़ाई। एकन को जसहि सुप्रयोजन रस खानी रहीम की नाई। दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। भिखारीदास का है। एक लहै तब पुंजन के, फल ज्यों तुलसी अरु सुर गोसाई। एक लहै बहु संपत्ति केशव भूषण ज्यों बरवीर बड़ाई। एक अनको जसहि सुप्रयोजन रस खानी रहीम की नाई। दास कवि तन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। मैथिली शरण गुप्त का है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त का है। रामचंद्र शुक्ल का है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं रस संप्रदाय और अलंकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।